अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीपीएस न्यू बुकनवाल। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 7 जिसका उन्वान था इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म क्लास 5 की ये बुक है और चैप्टर 7 की ये दूसरी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहली वीडियो में हमने चैप्टर 7 को डिटेल के साथ डिस्कस किया था, हर टॉपिक को आसान वजाहत के साथ समझा था। तो अगर आप एक्सरसाइज को अभी सॉल्व कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा पहले आप इस चैप्टर का पार्ट 1 जिसके अंदर मैंने चैप्टर 7 को आपके साथ डिटेल के साथ जो है डिस्कस किया था, हर टॉपिक को समझाया था, आप उस वीडियो को लाजमी देखें ताकि ये जो एक्सरसाइज है इसका हर क्वेश्चन आपको आसानी के साथ समझ में आ जाए और आप बिना रटा लगाए सवालात के जवाबात याद कर सकें। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बेल आइकन पर टैप कर लें ताकि कोर्स से रिलेटेड या फिर एजुकेशन से रिलेटेड जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आप तक वो वीडियो टाइमली और ऑटोमेटिक पहुंच जाए। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम अपनी आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टिक द करेक्ट आंसर। तो स्टेटमेंट है द फ्लो ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ कंट्रोल्ड बाय। तो किस चीज़ से हम किसी भी जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें करंट के बहाव को कंट्रोल करते हैं? बल्ब से, कॉपर वायर से, रबर से या फिर स्विच से? तो ये हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया था कि स्विच के मदद से ही हम अपने सर्किट के अंदर करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। हम इसे ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है हमारे पास, करंट कैन इजीली पास थ्रो। इन चारों में से कौन सी चीज़ है जिसमें से करंट आसानी के साथ गुजर जाएगा? स्टील पेपर क्लिप, गिलास स्ट्रिप यानी कि शीशे का टुकड़ा, प्लास्टिक कॉम, प्लास्टिक की कंघी, वुडन स्पून या फिर लकड़ी का चम्मच? तो राइट ऑप्शन है स्टील पेपर क्लिप्स। जो हम ये धाती, चूँकि स्टील एक मेटल है तो इसमें से जो है करंट आसानी के साथ गुजर जाएगा। ये वही पेपर क्लिप है जो हम अक्सर बुक्स वगैरह पर इस्तेमाल करते हैं स्टेपलर पिन की जब हमारे पास अवेलेबिलिटी ना हो। तो 3 हमारे पास, हाउ मैनी पोल्स आर देयर ऑन अ रिंग शेप्ड मैग्नेट। हमने मकनातीस की इकसाम पढ़ी थी कि बार मैग्नेट होता है, यू शेप का मैग्नेट होता है, रिंग शेप का जो है वो मैग्नेट होता है जो सर्कल में होता है। इसके अलावा हमने बटन मैग्नेट, ये सारे हमने डिटेल के साथ वीडियो में डिस्कस किए थे। तो मैग्नेट की शेप कोई भी हो उसमें पोल्स हमेशा 2 ही होते हैं। 1 2 3 4 में से हम 2 ऑप्शन को करेक्ट करेंगे क्योंकि हर मैग्नेट के अंदर सिर्फ एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है जिसको एन और एस के साथ हम शो करते हैं। तो शक्ल पे डिपेंड नहीं करता, शक्ल कैसी भी हो, शेप कैसी भी हो, मकनातीस के हमेशा 2 ही पोल होते हैं, साउथ और नॉर्थ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज स्टेज अलोंग। जब हम एक मैग्नेट को धागे की मदद से लटका देते हैं और फिर उसको हम ज़रा थोड़ा सा हिलाते हैं तो वो मैग्नेट किस सिमत में आके रुकता है? ईस्ट वेस्ट यानी कि मशरक़ और मगरब की डायरेक्शन में, एनी डायरेक्शन किसी भी सिमत में रुक जाएगा। कीप्स ओसिलेटिंग, वो हिलता ही रहता है, ओसिलेशन का मतलब होता है कि मूव करते रहना। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो ये अभी जो हमने ऊपर जो है टिक किया था 2 पोल्स होते हैं वो बेसिकली यही 2 पोल्स हैं, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन। तो शमाल और जनूब की सिमत में एक मकनातीस को जब हम लटकाते हैं तो वो रुकता है। इसी वजह से हम मकनातीस के पोल्स को भी यही नाम देकर बुलाते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। विच वन इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट दुरुस्त है? हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। नॉर्थ पोल अट्रैक्ट्स नॉर्थ पोल। तो जो नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट नहीं करता बल्कि रिपेल करता है, वो उसको दूर धकेलता है, खींचता नहीं है। साउथ पोल रिपेल्स साउथ पोल, तो साउथ पोल जो है वो रिपेल्स नॉर्थ पोल। तो साउथ पोल जो है नॉर्थ पोल दोनों अलग अलग पोल हैं तो ये रिपेल्स नहीं करेंगे बल्कि अट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरह ये भी स्टेटमेंट गलत हो गई। साउथ पोल अट्रैक्ट्स साउथ पोल, तो 2 एक जैसे जो पोल होते हैं वो अट्रैक्ट नहीं करते, रिपेल करते हैं। तो इसी तरह ऊपर है हमारे पास, नॉर्थ पोल रिपेल्स नॉर्थ पोल, तो जो शुमाली कुतुब है वो शुमाली कुतुब को रिपेल करेगा। हमारे पास ये स्टेटमेंट टिक हो जाएगी। तो इस तरह ये तीनों स्टेटमेंट्स गलत हैं हमारे पास, ये वाली टिक है। शुमाली कुतुब जो है वो शुमाली कुतुब को खींचता नहीं बल्कि रिपेल करता है। साउथ पोल जो है वो नॉर्थ पोल को रिपेल नहीं करता बल्कि खींचता है। और साउथ पोल जो है वो साउथ पोल को अट्रैक्ट यानी कि खींचता नहीं बल्कि रिपेल करता है।
उस सेम पोल्स जो होते हैं वो हमेशा रिपेल करते हैं और ऑपोजिट पोल्स जो होते हैं मुखालिफ, तो वो हमारे पास अट्रैक्ट करते हैं। नॉर्थ पोल रिपेल्स नॉर्थ पोल, ये ऑप्शन ट्रिक होगा। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर टाइम ज़ाया करूँ आपको समझाने में, तो आप मेरी पिछली वीडियो लाजमी देखें ताकि आपको हर स्टेटमेंट जो आपके सामने मैं रीड कर रहा हूँ उसकी पूरी तरह से समझ आ जाए। तो शुमाली कुतुब, जब शुमाली कुतुब के सामने आएगा तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि एक दूसरे से परे उसको धकेलेंगे। क्वेश्चन 2 की तरफ मूव करते हैं। इससे पहले मैं अपने जो आंसर्स हैं वो आपके साथ शो कर लूँ, तो चंद सेकंड में मैं आपके साथ दोबारा वीडियो को रिज्यूम करूँगा। तो आंसर्स हमारे पास आ चुके हैं। सबसे पहले हम राइट शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। वाई डज़ अ बल्ब लाइट अप इन अ क्लोज्ड सर्किट। तो क्लोज सर्किट क्या होता है, ओपन सर्किट हम क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने जो है वो वीडियो फर्स्ट पार्ट में डिस्कस की थी। क्लोज सर्किट ऐसा सर्किट होता है जिसके अंदर हम एक बल्ब लगाते हैं, एक स्विच लगाते हैं, एक बैटरी लगाते हैं, तारों के साथ इन तीनों चीज़ों को जोड़ देते हैं। तो जब हम इस स्विच को ऑफ़ करते हैं तो हम कहते हैं ये क्लोज सर्किट है। जब हम इस स्विच को ओपन कर देते हैं, यानी कि जब स्विच को हम ऑन करेंगे तो हम बोलेंगे ये क्लोज सर्किट है। जब हम इसको ऑफ़ कर देंगे तो ये हमारे पास ओपन सर्किट हो जाएगा। तो क्लोज सर्किट का मतलब ये है कि हमने भी स्विच को ऑन किया हुआ है। तो जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो बल्ब रोशन क्यों होता है, आंसर के लिए हम स्क्रीन पर चलते हैं। तो फर्स्ट आंसर है हमारे पास क्वेश्चन का, अ बल्ब लाइट्स अप, एक बल्ब रोशन हो जाता है, इन अ क्लोज्ड सर्किट, एक बंद सर्किट में, बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जो बरकी करंट है कैन फ्लो, बह सकता है, थ्रू अ क्लोज्ड सर्किट। तो जिस सर्किट का स्विच बंद होगा, उर्दू में हम उसको बंद बोलेंगे और इंग्लिश में हम बोलेंगे ऑन। जो स्विच है वो ऑन होगा तो हमारे पास वो जो करंट है उसको गुजरने का रास्ता मिल जाएगा और इस तरह से हमारे पास बल्ब रोशन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, यू आर गिवन अ बल्ब, आपको एक बल्ब दिया गया है, व्हाट अदर कंपोनेंट्स आर रिक्वायर्ड टू लाइट इट अप। तो आपको और दूसरे कौन से कंपोनेंट्स, अज्जा या चीज़ें दरकार होंगी, रिक्वायर्ड चाहिए होंगी, टू लाइट इट अप, इसको रोशन करने के लिए। अगर आपको खाली बल्ब दे दिया गया तो आप इसको कैसे जलाएंगे। सबसे पहले आपको तारों की ज़रूरत पड़ेगी, वायर्स की, इसके अलावा आपको एक बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी। हमने ये भी कॉन्सेप्ट सीखा था, अगर एक सेल हो तो हम उसको सेल बोलते हैं। अगर हम एक से ज़्यादा सेल आपस में जोड़ दें, 2 सेलों को जोड़ दें, 3 सेलों को जोड़ दें, तो हम उसको बैटरी बोलते हैं। तो बल्ब को रोशन करने के लिए हमें तारों की ज़रूरत होगी, जो है बल्ब को रोशन करने के लिए हमें एक स्विच की भी ज़रूरत पड़ेगी और बल्ब को रोशन करने के लिए हमें एक बैटरी की भी ज़रूरत पड़ेगी। यही चीज़ें हम अपने आंसर में टाइप करेंगे। तो आप सेकंड क्वेश्चन के आंसर को स्क्रीन पर देख सकते हैं। एन बैटरी, एक बैटरी, कनेक्टिंग वायर्स, जोड़ने वाली तारें, एंड आ स्विच, और एक स्विच, आर रिक्वायर्ड, चाहिए हैं, टू लाइट अप आ बल्ब, एक बल्ब को रोशन करने के लिए। आंसर्स जो है फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दोनों के मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। वाई डज़ एन आयरन नेल, क्यों आयरन नेल, एक लोहे का कील, स्टक चिपक जाता है, टू अ मैग्नेट, एक मकनातीस के साथ, अट्रैक्ट अनदर नेल। तो वो कह रहा है हमने एक मकनातीस लिया, उसके साथ हमने एक लोहे का जो कील था वो चिपका दिया। अब हम ये जो लोहे का कील था ये मकनातीस नहीं था। जब हमने इसको मकनातीस के साथ चिपकाया तो ये लोहे का कील मकनातीस के साथ चिपक जाएगा। लेकिन जब हम एक मज़ीद लोहे का कील लेते हैं, तो जब हम इस लोहे के कील को मकनातीस के साथ चिपकाएंगे तो ऑब्वियसली ज़ाहिर है ये भी उसके साथ चिपक जाएगा। लेकिन जब हम इस लोहे के कील को, जो दूसरे वाला है अनदर नेल, इसको हमने जो पहला लोहे का कील मकनातीस के साथ चिपका रखा था, जब हम उस कील के साथ इस दूसरे कील को चिपकाएंगे तो ये उस कील के साथ भी चिपक जाएगा, हालांकि ये तो मकनातीस नहीं था। तो ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब हम देख लेते हैं। तो इसका जवाब है, ये भी हमने टॉपिक डिस्कस किया था अपनी फ़र्स्ट वीडियो में, आप लाजमी वीडियो का जो वो पार्ट है वो मुकम्मल देखें। खैर वापस आते हैं अपने क्वेश्चन 3 के आंसर की तरफ। द आयरन नेल, जो लोहे का कील है, बिकम्स आ टेम्परेरी मैग्नेट, हमने पढ़ा था कि मकनातीस की 3 किस्में होती हैं, मुस्तकिल मकनातीस, परमानेंट मैग्नेट, टेम्परेरी मैग्नेट, आर्जी मकनातीस और इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो जो लोहे का कील है वो आर्जी मकनातीस
बिकम्स बन जाता है व्हेन इट टचेस द मैग्नेट, जब ये मकनातीस को टच करता है। सो इट अट्रैक्ट्स अनदर नेल, लिहाजा ये दूसरे कील को अट्रैक्ट करता है, खींचता है। तो कहने का मकसद ये था, ये मेरे पास एक बार मैग्नेट है, मैंने इसके साथ जब लोहे के कील को चिपका दिया तो ये वाला कील टेम्परेरी मैग्नेट बन जाता है। जो आपने यहाँ पे ये लफ्ज़ पढ़ा है टेम्परेरी मैग्नेट, आर्जी मकनातीस बन जाता है। अब जब मैं एक और कील लाऊंगा तो ये मकनातीस के साथ तो अट्रैक्ट करेगा ही, ये इस कील के साथ भी चिपक जाएगा, और अगर हम इसको छोड़ दें तो वो लटकता रहेगा। उसकी वजह ये है कि ये कील आर्जी तौर पर एक मकनातीस बन गया है और इस वजह से ये दूसरे कील को अपनी तरफ खींच रहा है। लेकिन जैसे ही हम अपना ये वाला मकनातीस पीछे करेंगे, वो कील इस कील के साथ जो अट्रैक्ट या चिपक रहा था, खींचा जा रहा था, वो ख़त्म हो जाएगा और ये मकनातीस से वापस लोहे का कील बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। हाउ आर डायरेक्शंस नॉन यूजिंग अ मैग्नेटिक कंपस। तो जो मैग्नेटिक कंपस होता है उसकी मदद से हम किस तरह से जो सीमतें हैं वो मालूम कर सकते हैं। अगर आपको मैं थोड़ा सा रिकॉल करूं, ये मैग्नेटिक ये कंपस है, तो वो कह रहा है इसकी मदद से हम किस तरह से मशरिक़ मगरिब शुमाल जनूब मालूम कर सकते हैं। आप ये लेक्चर को लाजमी अगर फर्स्ट पार्ट को देखें तो आप बिना रटा लगाए हर सवाल को मेरे बताने से पहले ही समझ जाएंगे। तो 4 पार्ट का हम आंसर अपनी स्क्रीन पर ओपन कर लेते हैं। तो हमने ये सीखा था लेक्चर के दौरान, अब मैग्नेटिक कंपस नीडल, जो मकनातीसी कुतुबनुमा होता है नीडल, उसके अंदर जो सुई होती है स्टेज, वो रुकती है या रहती है इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, वो हमेशा शमाल और जुनूब की सिमत में ही रहती है। सो वी कैन नाउ डायरेक्शंस फ्रॉम इट, इस लिहाजा हम इससे जो डायरेक्शंस हैं यानी कि जो सिमतें हैं वो मालूम कर सकते हैं। आंसर आप इसको नोट कर लें। तो असल में हमें मालूम है कि अगर ये सिमत, ये जो मकनातीस है, अगर मैंने इसको रखा और ये शमाल और जुनूब की तरफ आके रुक जाएगा और ये हमेशा इसी सिमत में रुकेगा। ये जो नीडल है कंपस की वो हमेशा शमाल और जुनूब की सिमत में ही रुकेगी। तो जब वो रुक जाएगी, हमें पता है कि शमाल और की तरफ जब हम और जुनूब की तरफ जब हमें ये 2 डायरेक्शंस पता चल जाएं तो शमाल के राइट जानिब ऊपर मशरिक़ होगा और जुनूब के नीचे की तरफ हमारे पास मगरिब होगा। इस तरह हमें सारी सिमतें मालूम हो जाएंगी। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ बलून इज़ चार्ज बाय रबिंग इट विद अ वूलन क्लॉथ। जब हम एक गुब्बारे को चार्ज, वो कहता है कि अब बलून इज़ चार्ज, तो बलून जो है वो चार्ज हो जाता है। चार्ज का मतलब है इसके ऊपर मनफी और मुस्बत, ये जो आपको अलामतें नज़र आ रही हैं ये चार्ज की अलामतें हैं। इस टॉपिक को भी मैंने डिटेल के साथ पीछे लेक्चर में डिस्कस किया है। अगर आपको इस सवाल के जवाब की समझ ना आए तो मैं रिकमेंड करूँगा आप वीडियो को जो है फर्स्ट पार्ट की लाजमी चेकआउट करें। अ बलून इज़ चार्ज बाय रबिंग इट विद अ वूलन क्लॉथ, जब हम एक ऊनी कपड़े की मदद से इस गुब्बारे को रगड़ते हैं तो ये चार्ज हो जाता है। वाई डज़ इट स्टिक टू अ वॉल वैन ब्राउट नियर इट, तो वो कह रहे हैं जब हम गुब्बारे को ऊनी कपड़े की मदद से रगड़ते हैं तो ये चार्ज हो जाता है। तो ये दीवार के साथ क्यों चिपक जाता है? वाई डज़ इट स्टिक, क्यों ये चिपक जाता है टू अ वॉल, एक दीवार के साथ, वैन ब्राउट नियर इट, जब हम इस गुब्बारे को दीवार के करीब लाते हैं तो ये इसके साथ क्यों चिपक जाता है? आंसर के लिए हम अपनी स्क्रीन पर चलते हैं तो आपको ये नज़र आ रहा होगा। द रब्ड बैलून, रब्ड का मतलब होता है, जो ये रबिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था इधर से ही ये यूज़ करेंगे। रब्ड का मतलब है रगड़ा हुआ। एक रगड़ा हुआ बैलून, एक नहीं आएगा यहाँ पर। द रब्ड बैलून, रगड़ा हुआ गुब्बारा, गेट्स ले लेता है इलेक्ट्रिक चार्ज, बरकी चार्ज, एंड अट्रैक्ट्स और खींचता है द वॉल दीवार को, ड्यू टू स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जामद जो बिजली होती है उसकी वजह से। सो इट स्टिक्स टू द वॉल, लिहाजा ये दीवार से चिपक जाता है। ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक भी मैंने डिटेल से फर्स्ट लेक्चर में जो है आपको बताया है। अगर मैं यहाँ पर ही एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आप फर्स्ट पार्ट वीडियो का चैप्टर 7 लाजमी चेकआउट करें। तो मैं एक साथ आपके साथ शेयर कर देता हूँ। द रैपिड बैलून गेट्स इलेक्ट्रिक चार्ज एंड अट्रैक्ट्स द वॉल ड्यू टू स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, सो इट स्टिक्स का मतलब चिपक जाता है टू द वॉल।
तो रगड़ा हुआ बैलून जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज को ले लेता है और इसी वजह से ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है उसके बायस ये दीवार के साथ चिपक जाता है। आंसर आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस की तरफ। टू रिंग मैग्नेट्स आर शोन ऑन अ वुडन स्टैंड। एक लकड़ी का हमारे पास स्टैंड है, उसके ऊपर हमने दो जो है रिंग मैग्नेट्स, ऐसे मैग्नेट्स जो गोल होते हैं और उनके दरमियान में सुराख होता है, हमने इन मैग्नेट्स को जो है ऊपर और नीचे कुछ इस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा कि वो डाल दिया है इस लकड़ी के स्टैंड में। द अपर मैग्नेट्स राइजिज अप, वो कह रहा है कि जो ऊपर वाला मैग्नेट है वो राइजिज अप, ऊपर को उठ रहा है, एंड इज सस्पेंडेड, और हवा में ही मुअल्लिक है, इन द एयर, और हवा में ही वो ठहरा हुआ है, एज शोन इन द फिगर, जैसा कि तस्वीर में नज़र आ रहा है। हमें मालूम है मैग्नेटिस दूसरे मैग्नेटिस को अपने आपस मतलब कि दो अगर मेरे पास मैग्नेट्स हों तो वो आपस में एक दूसरे के साथ फ़ौरन चिपक जाते हैं। अगर इसका साउथ पोल मैं इसके नॉर्थ पोल की तरफ लेकर आऊं, या मैं इसका नॉर्थ पोल इसके साउथ पोल की तरफ लेकर जाऊं, तो ये दोनों चिपक जाएंगे। लेकिन जब मैं दोनों के सेम, इसका भी साउथ पोल इसका भी साउथ पोल एक तरफ एक दूसरे के पास लाऊं, अब ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बल्कि एक दूसरे को परे धकेलेंगे। अब ये आपस में चिपकेंगे नहीं, मैं जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लूं ये आपस में चिपकेंगे नहीं। इसी तरह अगर मैं साउथ पोल की बजाय नॉर्थ पोल दोनों यानी कि सेम पोल्स अपने एक दूसरे के करीब लाऊं, तो ये एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं। यही चीज़ यहाँ पर हो रही है कि अगर ये दोनों जो मैग्नेट्स हैं एक दूसरे के साथ चिपक नहीं रहे बल्कि एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो सा पोल ये है तो इस डिस्क का नीचे वाला पोल भी वही वाला है, इसी वजह से ये दोनों आपस में चिपक नहीं रहे। अब उसने खुद ही बता दिया है कि इस मैग्नेट का ऊपर छत की तरफ वाला पोल नॉर्थ है, तो इसका मतलब है इसके नीचे वाला पोल कौन सा होगा, वो साउथ पोल होगा, क्योंकि ये साउथ पोल नीचे वाला जो मैग्नेट है इसके ऊपर छत वाला साउथ पोल है। तो अगर ये दोनों आपस में चिपक नहीं रहे, रिपेल हो रहे हैं, दूर दूर हो रहे हैं, तो इसका मतलब है इस डिस्क का नीचे वाला जो जो पोल है ना वो भी एस है। तो एस और एस एक दूसरे को दफ़ा कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं, और इस डिस्क का नीचे वाला पोल जो है वो हमारे पास एन आ जाएगा। ये आपको उम्मीद है क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ के फिर आंसर को समझते हैं। Why does the upper magnet float in the air? एक बात जल्दी से मैं दोबारा पढ़ दूँ। टू रिंग मैग्नेट्स, दो ये रिंग मैग्नेट्स आर शोन ऑन अ वुडन स्टैंड, एक लकड़ी के स्टैंड पर दिखाए गए हैं। द अपर मैग्नेट्स राइजिज अप, ऊपर वाला मैग्नेट ऊपर को है, एंड इज सस्पेंडेड और मोलिक है, इन एयर हवा में। कहने का मकसद ये वो इसके साथ चिपक नहीं रहा, एज शोन इन द फिगर। वाई डज द अपर मैग्नेट फ्लोट इन द एयर, वो कह रहा है ऊपर वाला मकनातीस हवा में क्यों उड़ रहा है, तैर क्यों रहा है, वो चिपक क्यों नहीं रहा। तो इसका जवाब हम अपनी स्क्रीन पर देख लेते हैं। द अपर मैग्नेट राइजिज अप, ऊपर वाला मैग्नेट ऊपर को राइजिज उठता है अब ऊपर को, एंड सस्पेंडेड और मौलिक रहता है, बिकॉज क्योंकि द सेम पोल्स एक जैसे कुतब ऑफ द मैग्नेट्स फेस ईच अदर, उनका जो चेहरे हैं वो मकनातीस के वो एक तरफ हैं, अदर ईच अदर एक दूसरे की तरफ हैं, यानी कि दोनों मकनातीसों के जो सेम चेहरे हैं वो एक दूसरे की तरफ हैं, एंड रिपेल ईच अदर, और वो एक दूसरे को दूर धकेल रहे हैं। द अपर मैग्नेट राइजिज अप एंड सस्पेंड, ऊपर वाला मैग्नेट ऊपर को उठता है और मौलिक रहता है, बिकॉज क्योंकि द सेम पोल्स, यानी कि सेम पोल्स कौन से थे, इसका भी एस पोल, इसका एस पोल नीचे की तरफ है और इसका ऊपर वाला पोल एस ऊपर की तरफ है। तो एस एस के पास जब आता है तो वो बिकॉज द सेम पोल्स ऑफ द मैग्नेट फेस ईच अदर, उनका चेहरा एक दूसरे की तरफ है, एंड रिपेल ईच अदर, और वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। रिपेल का मतलब है दूर भेज रहे हैं। अब वो कह रहे हैं लेबल द एन एंड एस पोल्स ऑफ द मैग्नेट, तो वो कह रहा है आप मुझे बताएं कि इसका एस पोल कहाँ पे होगा, इसका एन पोल कहाँ पे होगा। तो इसकी मैंने बुक पे भी आपको ये लिख दिया, लेकिन मैं आप इसको इसकी एक 3D पिक्चर भी दिखाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर समझ आए। तो अभी आप देख सकते हैं ये वो चीज़ है जो हमने बुक पे देखी है। और ये कुछ इस तरह की अगर हम रियलिस्टिक में देखें तो ये पिक्चर हमारे पास
होगी। यानी कि अक्सर आपने ये स्पीकर में भी इस तरह के मकनातीस देख रखे होंगे। खैर ये समझाने के लिए नहीं है, निशान मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पे लिखवा चुका हूँ कि यहाँ पर एस आएगा, यहाँ पर एस आएगा और यहाँ पर एन आएगा। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस के बाद हम मूव करते हैं अपने अगले पेज की तरफ कि हमारे पास वहाँ पर कौन से क्वेश्चंस हैं सोल्व करने के लिए। तो हमारे पास यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट। इसको हम पहले स्टेटमेंट को समझते हैं। देयर इज़ अ बार मैग्नेट, वो कह रहा है कि आपके पास एक बार मैग्नेट है विदाउट एनी इंडिकेशन, उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, एन या एस नहीं लिखा हुआ। हाउ विल यू आइडेंटिफाई इट्स साउथ पोल, तो वो कह रहा है आपको इसके साउथ पोल का पता कैसे चलेगा। तो ये होता है हमारे पास बार मैग्नेट। अगर आप देखें इसके ऊपर एन भी लिखा है और एस भी लिखा है। तो वो कह रहा है हमारे पास एक ऐसा मैग्नेट है जिसके ऊपर बताया नहीं गया कि इसका नॉर्थ पोल कौन सा है, साउथ पोल कौन सा है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि हम किस पोल को साउथ पोल बोलें। तो इसका भी आंसर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पर हम इसको पढ़ लेते हैं। ये रहा आंसर, इसको हम पढ़ लेते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा उसका साउथ पोल कौन सा है। तो हम क्या करेंगे, सस्पेंड द मैग्नेट, लटका दें मकनातीस को फ्रीली आज़ादाना विद अ थ्रेड, एक धागे या बारीक रस्सी की मदद से। द एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन इज़ साउथ पोल। इस आंसर को आप देख लें। तो वो कह रहा है मकनातीस का जौन सा एंड किनारा जनूब की तरफ रुकेगा, साउथ डायरेक्शन जनूब की सिमत में रुकेगा, वो ही इसका साउथ पोल होगा। तो हमें पता है जब हम किसी मकनातीस को धागे की मदद से लटकाते हैं तो वो हमेशा शुमाल और जनूब की सिमत में ही आकर स्टॉप होता है। तो हमें अपने स्कूल में या अपने घर में मालूम होता है कि हमारी शुमाल की सिमत और जनूब की सिमत कौन सी है। तो हमें अपने घर में मालूम होता है कि हमारी शुमाल सिमत कौन सी है, जनूब, नॉर्थ और साउथ कौन सी है। तो जब मकनातीस को हम लटकाएंगे वो जब रुक जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि अब ये जो मकनातीस रुक गया है। तो हमारे घर या स्कूल में अगर इस तरफ को शुमाल था तो ये जो रुका हुआ मकनातीस है इसको हम यहाँ पे जो है नॉर्थ पोल लिख देंगे। और हमारे घर या स्कूल में अगर इस तरफ को साउथ था, जनूब था, तो हम इस मकनातीस पर साउथ लिख देंगे। उसने हमसे सिर्फ साउथ पोल का पूछा था, इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि हमारा साउथ पोल कौन सा है। तो 2 क्वेश्चन का जो आंसर है एक बार दोबारा से देख लें कि सस्पेंड द मैग्नेट फ्रीली, सस्पेंड द मैग्नेट freely with a thread, the end pointing towards the south direction is the south pole। ये हमारा आंसर होगा। जल्दी से हम 3rd क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देयर आर 3 सिमिलर मेटल बार्स, वो कह रहा है हमारे पास एक ही जैसी सिमिलर मेटल बार्स, 3 मेटल बार्स हैं। धाती जो एक लोहे के टुकड़े हैं, जैसे आप समझ लें कि मेरे पास कैप है, इस जैसे 3 छोटे छोटे टुकड़े हैं मेटल के, धात के। अब वो कह रहे हैं इनमें से 1 इज़ मैग्नेट, एक तो मकनातीस है, द सेकंड वन इज़ दैट ऑफ आयरन, दूसरा जो है वो लोहा है, एंड थर्ड बार इज़ ऑफ एलुमिनियम, और तीसरे वाला जो लोहे का ये जो बार था, तीसरे वाला जो बार है वो एलुमिनियम का है। लेकिन वो कह रहा है हाउ वुड यू आइडेंटिफाई ईच अदर, वो कह रहा है आपको कैसे पता चलेगा कि इन तीनों बार्स में से मकनातीस कौन सा है, लोहे का कौन सा बार है और एलुमिनियम का बार कौन सा है। तो इसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, ये हम फॉलो करेंगे। स्क्रीन पर हम अपना आंसर ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वी कैन फॉलो दीज स्टेप्स। ब्रिंग द बार्स क्लोज टू ईच अदर, हमने तीनों जो बार्स हैं उनको एक दूसरे के साथ जोड़ देना है, करीब करीब ले आना है, क्लोज करीब। द मैग्नेट विल अट्रैक्ट द आयरन बार, अब उन तीनों में से जो मकनातीस होगा वो लोहे के बार को अपनी तरफ खींच लेगा। द एलुमिनियम बार विल नॉट बी अट्रैक्टेड, जो एलुमिनियम है वो मकनातीस के साथ नहीं चिपेगा, एलुमिनियम को हम साइड पर कर देंगे। बाकी हमारे पास 2 ऑप्शन रह जाएंगे कि मकनातीस कौन सा है और लोहा कौन सा है। द बार डेट अट्रैक्ट्स आयरन स्ट्रोंगली, अब उन दोनों में से जौन सा बार लोहे को मजबूती के साथ खींचेगा इज़ द मैग्नेट, वो मकनातीस होगा। जैसा कि हमने 3 बार थे, हमने एलुमिनियम को साइड पे कर दिया, अब ये मेरे पास लोहा और मकनातीस बचा है। इनमें से मकनातीस कौन सा है और लोहा, तो हम इन दोनों को टच करेंगे। जो ज़्यादा
मतलब कि ताकत के साथ दूसरे की तरफ जाएगा ना, वही हमारे पास मकनातीस होगा। आंसर आप दोबारा से देख लें और जल्दी से हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ प्लास्टिक कॉम्ब चार्ज्ड विद अ वुलन क्लॉथ इज़ टच्ड विद एन आयरन की। तो वो कह रहा है हमने ये जो एक प्लास्टिक की कंघी है चार्ज विद अ वुलन क्लॉथ, हमने एक ऊनी कपड़े के साथ इसको रगड़ा था, मतलब इसको चार्ज कर दिया था। इज़ टच्ड विद एन आयरन की, अब हमने इसको एक लोहे की चाबी के साथ टच किया। व्हाट डू यू ऑब्ज़र्व, तो आपको इससे क्या मुशाहिदा मिलेगा। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिलर फिनोमिना इन डेली लाइफ, क्या इससे मिलता जुलता कोई फिनोमिना, कोई मज़हर आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी में नज़र आता है। तो इसका आंसर हम जो है वो देख लेते हैं। अब होगा क्या, द आयरन की, जो लोहे की चाबी थी जिसके साथ हमने ये चार्ज हुई कंघी को छुआ था, बिकम्स इलेक्ट्रिकली चार्ज, तो वो चार्ज हो जाएगी इलेक्ट्रिकली, बिजली वाले चार्ज जो है उस चाबी के अंदर आ जाएगा। फॉर अ शॉर्ट टाइम, बहुत थोड़े टाइम के लिए, वक़्त के लिए। एंड कैन अट्रैक्ट स्मॉल पीसीज ऑफ पेपर, तो वो जो चाबी है वो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को खींच सकेगी, अब वो खींच सकती है। तो मिसाल इसकी है, क्लोथिस स्टिक टुगेदर, कपड़े एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं आफ्टर ड्राइंग, खुश्क होने के बाद, ड्यू टू स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। एक ही सांस में पढ़ रहा हूँ आपके साथ। द आयरन की बिकम्स इलेक्ट्रिकली चार्ज फॉर अ शॉर्ट टाइम, तो एंड कैन अट्रैक्ट स्मॉल पीसीज ऑफ पेपर। एग्जाम्पल्स, क्लोथिस स्टिक टुगेदर आफ्टर ड्राइंग ड्यू टू स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो अब मैं इसको आपको अपने अल्फाज में बता देता हूँ कि ये कंघी को हमने ऊन के कपड़े के साथ रगड़ा तो ये चार्ज हो गई। इस कंघी को अब हमने इसका जो चाबी है इसके साथ रगड़ देना है या टच कर देना है, तो क्या होगा। अब होगा कुछ यूँ कि जब इसके ऊपर चार्ज था तो वो चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। अब हम जब छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े काटेंगे, फेंकेंगे, तो ये चाबी, कंघी तो उन कागज़ के टुकड़ों को अपनी तरफ खींचेगी ही, तो अब ये चाबी क्योंकि चार्ज होगी ये भी उनको अपनी तरफ खींचेगी। तो ये क्यों होता है ऐसा, ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है। ऐसी बिजली जो तारों में नहीं बहती बल्कि अपनी जगह पर मौजूद रहती है। हमने ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट, ये सारी चीज़ें इसके लेक्चर वीडियो में देखी थी, समझी थी आप, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि इसका फ़र्स्ट पार्ट वीडियो को लाजमी देखें। तो ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ये चाबी जो है ये भी कागज़ के टुकड़ों को खींचना शुरू कर देगी। और इसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मिसाल ये है कि अक्सर हम जब कपड़े खुश्क करते हैं धोने के बाद, वो आपस में एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर भी कपड़े, चाहे वो आपस में जब रगड़ खाते हैं तो उनके ऊपर भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। क्वेश्चन 4 है हमारे पास, यू आर प्रोवाइडेड अ बार मैग्नेट, आपको एक बार मकनातीस दिया गया है। पेपर पिन्स, लोहे की पिन्स दी गई हैं। गिलास, शीशा दिया गया है। प्लास्टिक एलुमिनियम एंड स्टील प्लेट्स, और स्टील की जो प्लेटें हैं वो दी गई हैं। एंड अ वुडन बोर्ड, और एक लकड़ी का तख्ता दिया गया है। इन्वेस्टिगेट विच मेटल अलाउज मैग्नेटिक अट्रैक्शन टू पास थ्रू इट। तो इसमें आपने क्या करना है कि जो लकड़ी का तख्ता है उसके नीचे मकनातीस रख देना है और आपने देखना है कि इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो मकनातीस के साथ चिपक सकती है। तो सवाल जो है सिंपली यही था। अब हम इसका आंसर जो है वो देख लेते हैं। इसका आंसर कुछ इस तरह से होगा कि मैग्नेटिक अट्रैक्शन का कैन पास, मकनातीसी कशिश कैन पास गुज़र सकती है थ्रो किस में से, गिलास, प्लास्टिक एंड वुडन बोर्ड। अब इसमें बेसिकली आप इसको 2-3 तरह से समझ सकते हैं कि मैं शीशे के नीचे मकनातीस को रखूं तो ये जो पेपर पिन्स थी वो शीशे के ऊपर चिपक जाएंगी, यानी कि मकनातीसी जो कशिश थी वो शीशे में से गुजर गई। प्लास्टिक है, जो प्लास्टिक के नीचे मैंने मकनातीस को रखा और ऊपर मैंने पेपर पिन्स को साथ में टच किया तो वो चिपक गई। तो इसी तरह लकड़ी के तख्ते में से मैंने रखा नीचे मकनातीस और लकड़ी के तख्ते के ऊपर मैंने पेपर पिन्स को रखा तो वो पेपर पिन्स नीचे मकनातीस होने की वजह से गुजर गई। यानी कि जो मकनातीसी ये जो बताया गया था कि मैग्नेटिक अट्रैक्शन, जो मकनातीसी कशिश थी वो इन तीनों चीज़ों में से गुजर गई और उसने पेपर पिन्स को अपनी तरफ खींच लिया। दूसरा पॉइंट है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन डज नॉट पास ईजीली थ्रो अ स्टील प्लेट। तो जो स्टील की प्लेट है उसमें से मकनातीसी अट्रैक्शन आसानी के साथ नहीं गुजरेगी और ये जो पेपर पिन्स हैं वो इतना स्टील की प्लेट के ऊपर जो है
इन जैसे की तरह चिपकेंगी नहीं। एलुमिनियम अलाउज वेरी वीक मैग्नेटिक इफ़ेक्ट। तो जो एलुमिनियम है इसमें बहुत ज़्यादा वीक यानी कि थोड़ा सा ही मैग्नेटिक इफ़ेक्ट होगा। तो इसको आप 2-3 तरीक़ों से समझ सकते हैं कि इनमें से कौन सी चीज़ें मकनातीस अपनी तरफ खींचता है। तो वो तो हम सीधा सीधा बोल देंगे कि एलुमिनियम हो गया या पेपर पिन्स हो गई। लेकिन अगर हम इसको दूसरी तरह से देखेंगे कि आपने 3 चीज़ें ले लेनी है, नीचे मकनातीस, उसके ऊपर लकड़ी का तख्ता, फिर देखना है इसके ऊपर पेपर पिन्स चिपकती हैं। अगर आप साइड पे करते हैं कि वो नीचे गिर जाती हैं। फिर आपने गिलास चेक किया, फिर आपने जो है लकड़ी की जगह पे गिलास को रख दिया, फिर एलुमिनियम को रख दिया। तो ये सारी चीज़ें जब हम रख के ऊपर पेपर पिन्स को रखेंगे तो वो उसके साथ चिपकेंगी या नहीं चिपकेंगी, इसी इफ़ेक्ट को हमने इन 3 पॉइंट्स में शो कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास प्रोजेक्ट है, तो जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं और आपको इसका फाइनल रिज़ल्ट मैं मोबाइल पर दिखा देता हूँ। यू आर प्रोवाइडेड विद अ वाटर टब। आपको एक पानी वाला टब दिया गया है, कार्डबोर्ड लकड़ी का तख्ता या गत्ता, मकनातीस एंड सेलो टेप और एक शीशा टेप चिपकने वाली टेप दी गई है। मेक अ बोट। एक कश्ती आपने बनानी है यूजिंग द मटीरियल्स। इन सारे मटीरियल्स की मदद से प्रोवाइडेड टू यू, जो कि आपको दिए गए हैं। हुज फॉरवर्ड और बैकवर्ड मोशन, उस जिसकी आगे और पीछे की तरफ मोशन हरकत कैन बी कंट्रोल की जा सकती है बाय एन अदर मैग्नेट, दूसरे मकनातीस से। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास कश्ती बनेगी। ये मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। तो बेसिकली हमने जब मकनातीस बनानी जो कश्ती बनानी है उसकी एक साइड पर आपने मकनातीस को चिपका देना है। आप इस साइड पर भी लगा सकते हैं, इस साइड पर भी लगा सकते हैं, इस साइड पर भी। अब जब हमने इस मकनातीस को सेलो टेप के साथ, ये आप थोड़ा सा मैं और इसको क्लियर कर दूं, जब आप इस मकनातीस को सेलो टेप के साथ जोड़ देंगे तो अब आप अगर इसका ये साउथ पोल है तो आप इसके साथ करीब जब एक मकनातीस का साउथ पोल लेकर आएंगे तो साउथ पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो रिपेल करने की वजह से आपका हाथ तो पीछे नहीं होगा, लेकिन ये कश्ती जब साउथ पोल से दूर भागेगी तो ये पानी में हरकत करना शुरू कर देगी। ये कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट होगा। इसको आप एक नज़र देख लें। कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है हमारे पास, क्योंकि आमतौर पर 5वीं क्लासेस में ये प्रैक्टिकल्स नहीं करवाए जाते, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। यू आर गिवन अ कार्डबोर्ड। आपको एक तख्ता गत्ता दिया गया है। टॉर्च बल्ब, एक टॉर्च का बल्ब दिया गया है। इलेक्ट्रिक सेल दिया गया है। स्क्रूज आपको पेच दिए गए हैं एंड कनेक्टिंग वायर्स, और जोड़ने के लिए तारें दी गई हैं। डिज़ाइन एंड मेक अ टेस्ट बोर्ड। आपने एक टेस्ट बोर्ड बनाना है फॉर 4 साइंस क्विज़, 4 साइंस के सवालात के लिए। सो डैट द बल्ब लाइट्स अप। इस तरह के जो बल्ब है वो लाइट्स अप, रोशन हो जाए। ऑन द करेक्ट आंसर ओनली, सही जवाब पर ही। तो इसका कुछ जवाब इस तरह से है। आप इसको स्क्रीन पर प्रोजेक्ट को देख सकते हैं अच्छी तरह से वीडियो को रोककर। इसके अंदर बेसिकली हमने उसने 4 का बोला था तो 1 2 3 4 हमने सर्किट बनाए हैं। इनको हम देखें अगर आप, तो जब मैं बल्ब की एक तार इसको लगाऊंगा और बैटरी की ये जो दूसरी तार है जब मैं इस टर्मिनल को लगाऊंगा तो बल्ब रोशन हो जाएगा, चूँकि ये दोनों कील बोर्ड के दूसरी तरफ एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। इन दोनों कीलों को मैं नीचे बोर्ड के साथ नहीं जोड़ूंगा। तो अब जब मैं ये बैटरी यानी कि सेल का दूसरा सिरा इसको लगाऊंगा और बल्ब का पहला सिरा इसको लगाऊंगा तो बल्ब रोशन नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों कील आपस में कनेक्टेड नहीं है। इसी तरह इन 2 कीलों के नीचे मैं प्लास्टिक को लगा दूंगा, इन दोनों कीलों के नीचे मैं लोहे को लगा दूंगा, इन दोनों कीलों के नीचे मैं कॉपर वायर को। तो इस तरह हमारे पास मैं ऊपर मेंशन भी कर दूंगा कि ये देखें इसके नीचे उसने चीज़ को लगा रखा है। तो मिसाल के तौर पर आपने चारों खानों के ऊपर लिख देना है कि इसके नीचे आपने शीशे को लगाया है, इसमें कॉपर को लगाया है, इसमें आपने लोहे को, इसमें आपने स्टील पिन को। तो जो शीशा होगा उस पर बल्ब रोशन नहीं होगा। ये कुछ इस तरह से जो प्रोजेक्ट है वो आप डिज़ाइन कर सकेंगे। तो ये हमारे पास चैप्टर 7 था। अगली वीडियो में मैं चैप्टर 8 का जो फर्स्ट पार्ट है जिसके अंदर हम पूरा चैप्टर समझेंगे, सीखेंगे आसान वजाहत के साथ, उसकी वीडियो अपलोड आप करूँगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको उसकी फ़र्स्ट पार्ट की वीडियो टाइमली रिसीव हो जाए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप कर लें। सेकंड पार्ट में हम चैप्टर 8 की एक्सरसाइज को भी सोल्व करेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। मिलेंगे किसी वीडियो में। मैं हूँ मोहम्मद हारिस। चैनल को कर लें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।